सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि साइक्लोट्रॉन आखिर है क्या, और दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर हमें साइक्लोट्रॉन को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। दो सवाल का हमें क्लैरिफिकेशन तो चाहिए। देखो, साइक्लोट्रॉन कुछ नहीं है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, इट्स बेसिकली नथिंग, इट्स अ डिवाइस। नाउ व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस? इट्स अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। समझ में आया नहीं आया? क्या है साइक्लोट्रॉन? एक सिंपली एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने में मदद करते हैं, राइट? तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या आएगा? इट इज अ डिवाइस which is used to accelerate the charge particles. अब सवाल यहां पर यह भी बनता है कि आखिर क्या हम लोग साइक्लोट्रॉन की मदद से सारे के सारे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हैं? अब थोड़ा सा स्पेसिफिक पर बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल के आगे एक और जो ब्रैकेट में लिखूं, कौन सा चार्ज पार्टिकल हो सकता है? ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इट मींस दैट साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उनको एक्सेलरेट कराने में जो डिवाइस हमारा हेल्पफुल रहता है वो कौन सा होता है? साइक्लोट्रॉन। Right now the question arises again, भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को तो एक्सेलरेट करा पाते हैं, नेगेटिव को तो नहीं करा पा रहे, ठीक है? इस सवाल को हम लोग अभी थोड़ा सा छोड़ देंगे और लास्ट में इस सवाल को हम लोग जानेंगे ऐसा क्यों है। जब हम साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, उसकी वर्किंग पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या था कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता उस साइक्लोट्रॉन डिवाइस के अंदर तो वो भी एक्सेलरेट कर पाता, पर क्यों नहीं कर पाया? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द बेसिक वर्किंग ऑफ इट। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पर बात करेंगे, मगर एक सवाल और है, आखिर हमें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल? तो अगर हम लोग इसके थोड़ा सा यूजेस को देखें पहले कि इसके क्या क्या यूज है, अगर मैं थोड़ा यूजेस की बात करूं और आपके बोर्ड्स में कहो या आप कहो आपका कोई कंपटीशन एग्जाम में इसके यूजेस को जरूर पूछा जाता है कि आखिर साइक्लोट्रॉन का हम यूज कहां पे हो रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यूज कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल सबसे पहली चीज कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करने में काम करता है। अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे सामने होनी है, ठीक है, दैट इज द आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल और मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो किसी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या करना है? इनिशिएट करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की जो बीम होती है उससे हम लोग उस न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियस का इंटरफेरेंस होना है, राइट? तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की जो बीम होती है उससे हम लोग उस न्यूक्लियर रिएक्शन वहां पे डालते हैं जिससे वो न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएट होती है। ठीक है, और क्या यूज हो सकता है? इसका यूज हो सकता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का यूज आपका मेडिकल साइंस में भी हो सकता है। इट इज used in medical science। और अगर मैं और ज्यादा स्पेसिफिक बात करूं, या आप कह सकते हो इसमें कैंसर ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पार्ट है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की यहाँ पे यह इन्फेक्टेड पार्ट है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की बीम अगर यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे जो खराब सेल्स हैं उनको क्या कर देगी? बर्न कर देगी। ठीक है, that's why we can say that the accelerated charge particle can be used in medical science also। for example cancer treatment में यूज हो रहा है या कोई थेरेपी में यूज हम लोग कर रहे हैं इसका। ठीक है, और हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं इसका? हम लोग इसको आप एक तरीके से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं। रेडियो एक्टिविटी में कह सकते हो, रेडियो एक्टिविटी में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी कुछ नहीं होता है, जब एक कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने आप में क्या होता है? डिसइंटीग्रेट करने लग जाता है। तो उस डिसइंटीग्रेट की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स का। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक यूजेस दैट वेयर दिस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कैन बी यूज्ड। नाउ मूविंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन पार्ट।
कि आखिर ये कैसा डिवाइस है, कैसा दिखता है आखिर, ठीक है। लेट्स मूव टू इट्स कंस्ट्रक्शन। नाउ बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू डीज, ये दो डीज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू डीज separated by some gap as shown in figure, right? This is D1 and D2. मैं बताऊंगा अभी क्या है। This is D1, this is D2, and the whole D's are placed in an isolated chamber. This is, you can say it's an isolated chamber. This is D1, this is D2, right? Now basically what is these D's? इसको हम D's बोलते हैं। ये क्या चीज होती है, क्या हुआ मतलब डीज का? ये कुछ नहीं होता है। अगर मैं एक, आप समझ सकते हो जैसे एक कॉस्को की बॉल है, उस कॉस्को की बॉल को अगर मैं बीच से काट दूंगा तो मेरे को क्या मिलेंगे? दो, व्हाट इज दिस? हेमिस्फीयर, आधे आधे स्फीयर मिलेंगे। दिस इज हॉलो हेमिस्फीयर मिलेंगे ना। तो इट इज डीज, इन दो को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक डीज है, समझ में? ये एक तरीके से एक हेमिस्फीयर है, स्फीयर का आधा, एंड इट इज अंदर से क्या है? हॉलो। क्लियर? ये दूसरी डी है, और इन दोनों डीज को हम लोगों ने क्या कर रखा है? थोड़े से गैप में रख रखा है। एंड द कंप्लीट सेटअप इज प्लेस्ड इन द आइसोलेटेड चैम्बर, और हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। अभी एक तरीके से इसका मैक्रोस्कोपिक व्यू है, मैंने आपको जो दिखा रखा है कि मैक्रोस्कोपिक व्यू है। मैं इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू और दिखाऊंगा, एक और व्यू में सेकंड फिगर बना के इसको और क्लियर करूं। यहां पर आप लोगों को क्लियर, जो फर्स्ट और सेकंड डीज है इसके बीच में हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग क्या रखते हैं? चार्ज पार्टिकल रखते हैं। और बेसिकली कौन सा चार्ज पार्टिकल हम लोग कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। D1 और D2 के बीच में हम लोग क्या रखते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। नाउ द टू दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, RFO। मैं भी एक और फिगर बना के इसको और क्लियर करूंगा। दिस इज फिगर 1। ये दोनों डीज आपस में एक, आप कह सकते हो बैटरी से लगे हैं। अब बैटरी में यहाँ पे स्पेसिफिकली बैटरी वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं मैं, यहाँ पे एक अलग डिवाइस, एक अलग डिवाइस को यूज कर रहा हूं, दैट इज RFO। ये RFO क्या होता है? दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या है? एक तरीके से ये एक बैटरी ही समझिए, मगर इस बैटरी की कुछ अलग खूबी होती है। ये एक ऐसी बैटरी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेटअप कर सकते हैं। वी कैन सेट अप इट्स फ्रीक्वेंसी, और व्हाट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी वी विल डिस्कस इट लेटर, कि हम क्या ऐसा करना चाहते हैं। ये एक तरीके से इसका ओवरव्यू कंस्ट्रक्शन है। तो अब हम लोग इसके प्रिंसिपल पर बात करते हैं, ठीक है, कि आखिर साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है और ये प्रिंसिपल क्या है। तो हमने इससे पहले लॉरेंस फोर्स के बारे में जाना था, ठीक है। लॉरेंस फोर्स का प्रिंसिपल क्या बोलता था कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन ऑफ magnetic field it experiences a force due to which it traces or covers a circular path and whose frequency is given by q nu equals to qp upon 2 pi। तो जो साइक्लोट्रॉन है it works basically on the principle of whatever the Lorentz has given, right? means it works on the principle of Lorentz force basically। तो इस साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, it works on the principle when a charge particle moves in a region of magnetic field it experiences a force whose frequency is given by nu equals to qb over 2 pi, right? इस सिद्धांत पर काम करता है। अब अगर इसके कंस्ट्रक्शन का मैंने एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया और मैक्रोस्कोपिक व्यू में बता चुका हूं आपको। ये रहा इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू जो हमने ऊपर से देखा था कि इट कंसिस्ट ऑफ टू डीज separated by some gap as shown in figure, right? between the two d's a charged particle is placed। यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा है। The two Ds are connected with the help of a high frequency electric field that is radio frequency oscillator। ये जो दो Ds होती हैं, ये मैंने यहाँ पे इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रखा है कि एक D1 है और एक ये D2। इनको हम Ds बोलते हैं, DEES। The two Ds are connected with the help of RFO। RFO क्या है? ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के नाम से जाना जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कुछ नहीं है, एक तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डीज को प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डीज, राइट? और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस हिसाब से एडजस्टेड, हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रखा। अब कैसे एडजस्ट कर रखा है वो हम जब इसकी वर्किंग पर बात करेंगे तब हम समझेंगे, राइट? तो मैंने बताया कि दो डीज
separated by some gap as shown in figure. Between the two Ds a charged particle is placed. A positive charged particle को मैंने यहाँ पे देखो रखा है, ये clear. And the complete setup is placed in an isolated chamber. एक isolated chamber में हमने इसको रखा है. And in you can say the complete setup is placed in a magnetic field region. एक magnetic field region में रखा है. And it out so far. Now let's move to its working part, and the working is very interesting. इसकी जो working है बहुत interesting है, क्योंकि बहुत मजा आता है इसमें. बस जो concept है वो बहुत बारीकी से हमें समझने हैं. अब इसकी वर्किंग में क्या होगा देखिए, ये चार्ज पार्टिकल दो डीज के बीच में रखा गया है, राइट. नाउ व्हेन द स्विच इज ऑन, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. This is radio frequency oscillator. Let us say that this D1 get the positive charge and D2 get the negative charge. इसको positive charge मिलता है, इसको negative charge. Because मैंने आपको बताया ये एक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोवाइड करेगा तो इसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलता है. मैंने एक अज्यूम किया और इसको क्या मिला, नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और चार्ज पार्टिकल इनके बीच में रखा गया. नाउ द पॉजिटिव पार्ट, अब ये एक तरीके से क्या है, ये डी है, ये एक तरीके से क्या है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है. ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, आगे को रिपेल करेगा, पुश करेगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आगे को मूव करेगा विद सम वेलोसिटी. कुछ वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द हॉलोस्फेरिकल पार्ट, जो इस हेमिस्फीयर का जो हॉलो अंदर को, जब इस हेमिस्फीयर के अंदर को चले जाएगा, इस D2 के जब ये अंदर को चले जाएगा. नाउ you know that from the very first chapter that we have studied, that is electrostatics. Electrostatics में हमने क्या पढ़ा था कि किसी आप कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0. The electric field inside the conductor is 0. एक बिल्कुल आप इस बात को ऊपर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर is 0. It means that this charged particle when enters in d second, inside the d second D2, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल कहां गया. अब ये क्योंकि ये सेटअप मैंने किसमें रखा है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा है, तो नाउ द चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी v, you can say, right. Now according to Lorentz, it experiences a perpendicular force due to which it traces or covers a circular path. ये एक सर्कुलर पाथ को एग्जिबिट करता है, ये ट्रेस करता है. देखो ये एक सर्कुलर पाथ को उसने ट्रेस किया इस रीजन में. नाउ यहां पर काम आता है इस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी. मैंने आपको बताया ना, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस कंप्लीट सेटअप इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या गलत हो जाता भाई, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है इट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. रेडियो मतलब जब ट्यूनिंग करेंगे हम इसकी, इस फ्रीक्वेंसी को हमने एडजस्ट किया. क्या एडजस्ट किया फ्रीक्वेंसी, कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल एक चक्कर लगा के जैसे इसके एंड पर आ रहा है, मतलब बाहर को आने लग जाएगा, द फ्रीक्वेंसी और द पोलैरिटी ऑफ द डीज विल रिवर्स्ड. दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर is adjusted in such a way that when the charged particle reaches to this point, the frequency or you can say the polarity of the D's will be reversed or changed. It means that in the second case, when the particle reaches over here, this D2 will get positive charge and this D1 will get negative charge. Now what will happen? Now the particle will reach here, यहाँ पर आ गया है. Now it is coming outside from the region. ठीक है ना, इस वाले जो ये हॉलो जो रीजन था, इससे अब बाहर को आ रहा है, तो इसका मतलब दिस पार्टिकल इज एंटरिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, आगे को पुश करेगा, तो पार्टिकल फिर क्या करेगा, और आगे मूव कर जाएगा स्पीड से. देन अगेन दिस पार्टिकल विल एंटर इन D1. ये पार्टिकल इसमें एंटर करेगा, D1 के अंदर एंटर करेगा. अगेन यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. दिस पार्टिकल विल एंटर इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, it will experience a perpendicular force due to which it again traces or covers a circular path. Then again, when the particle reaches at this point, the radio frequency oscillator, or you can say the frequency of this particular oscillator is adjusted in such a way that when the particle reaches at that point, the polarity of the D's will reverse. It means that this D2 will get negative charge, this D1 will get positive charge.
अब ये कौन से रीजन में आ गया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में पार्टिकल आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को और आगे से स्पीड से भेजेगा तो ये और तेजी से चलेगा, और ऐसा करते हुए ये पार्टिकल एक तरीके से यहाँ पे बहुत तेजी से स्पीड से घूमने लग जाएगा। इस डिस्क के अंदर पार्टिकल की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस पार्टिकल को इस टारगेट से स्ट्राइक करना है, एक साइड से निकाल के ये पार्टिकल इस टारगेट पर स्ट्राइक कर जाएगा। एनी डाउट? नाउ इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें जाननी जरूरी है कि जो पार्टिकल की जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, जो पार्टिकल की स्पीड है वो कहां पर बढ़ रही है। हमेशा याद रखेंगे दैट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग बिटवीन द डीज, इस डीज के बीच में ही स्पीड बढ़ रही है। सपोज दैट यहां पार्टिकल की वेलोसिटी v1 रही, ऊपर वाले में v2, तो v2 विल बी ग्रेटर देन v1, यहां पे क्या रहेगी v3, यहां पे क्या रहा v4, समथिंग लाइक दिस। यहां पे अगर मैं यहां पे फिर से कहूं, यहां पे क्या रहा v5, यहां पे क्या रहा v6, ऐसा कुछ। तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग बिटवीन द डीज, वो डीज के बीच में ही इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इट इज नॉट इंक्रीजिंग इनसाइड द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर नहीं बढ़ रही, बिकॉज अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, वहां पे तो पार्टिकल पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, क्योंकि जो भी वेलोसिटी पार्टिकल ने इसके अंदर ले ली है उसी वेलोसिटी से वो अंदर चक्कर लगाएगा। तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो नहीं बढ़ेगी, वहां जो भी पार्टिकल की स्पीड बढ़नी है वो डीज के बीच में ही बढ़ेगी। दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनी डाउट? Second thing, that the frequency of the oscillator is always adjusted in such a way that when the particle reaches at the ends of the conductor, the polarity of the disc will reversed. जो डिस्क की पोलैरिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है, वो हमने उसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो ट्यूनिंग हमने कर रखी है इसी प्रकार से कर रखी है, राइट। नाउ अब ये पार्टिकल इस पे स्ट्राइक कर जाएगा और हमें यहाँ पे एक तरीके से क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेटेड beam of positive charge particle, right? Now this is the complete working of a cyclotron. Let us move to the limitation of cyclotron. जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, this is the limitation of cyclotron. साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन क्या है? Now the very first limitation of cyclotron is that it is used to accelerate only positive charge particles. ठीक है, means it is restricted for electrons basically. It is used to accelerate positive charge particle. और अगर मैं एक चीज को इसमें जोड़ूंगा, या यू कैन से हेवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, heavy particles like proton. और क्या लिमिटेशन उसकी, it is not used to accelerate electrons. और क्या लिमिटेशन मैं लिख सकता हूं, it is light particles cannot be accelerated. Light particles cannot be accelerated with the help of cyclotron. Now सवाल अब हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि आखिर जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट करा सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग साइक्लोट्रॉन में क्यों नहीं करा पा रहे? ठीक है ना, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज हेवी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, बट इट इज नॉट एबल टू एक्सेलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्या ये सही बात है? और ऐसा है तो ऐसा क्यों है? देखिए हम लोग थोड़ा इस पर पहले बात करते हैं, इस पर पहले विचार करेंगे कि आखिर ऐसी बात हम क्यों कहते हैं। अब हमने ये देखा कि एक साइक्लोट्रॉन के अंदर जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है, जब पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करने लग जाता है, ठीक है, तो वह एक रिलेशन से उसका जो मास होता है, बेसिकली वो जो मास होता है उसका मास भी वेरी करने लग जाता है एक रिलेशन के अनुसार। ठीक है, नाउ व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद यू कैन से वेरी हाई वेलोसिटी, its mass
start varying with the relation m is equals to m naught over under root of 1 minus v square over c square। जो पार्टिकल का जो मास होता है ना, अगर पार्टिकल लाइट की स्पीड के कंपैरेबल मूव करने लग जाए तो उसका मास कुछ इस रिलेशन के अनुसार मूव करने लग जाता है, दैट इज m is equals to m naught over under root of 1 minus v square over c square। ठीक है, क्लियर हो रही है? अगर चार्ज पार्टिकल बहुत लाइट चार्ज पार्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग साइक्लोट्रॉन की मदद से एक्सेलरेट नहीं करा पाते। इसका क्या रीजन होता है? देखिए, इसका रीजन ये है कि अगर हम किसी भी लाइट पार्टिकल, जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन के बीच में रखते हैं तो होता क्या है कि बीइंग द लाइटेस्ट पार्टिकल्स, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। जैसे इनकी वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाएगी तो ये वाला रिलेशन वहां पे एक्टिव हो जाएगा कि उनका जो मास है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है, वो इस हिसाब से वेरी करने लग जाता है। तो m equals to m naught over under root 1 minus v square over c square से। तो पार्टिकल क्या करता है, जो नेगेटिव पार्टिकल है वो उसने अंदर जैसे ही एक सर्कल कंप्लीट किया, उसकी वेलोसिटी फिर तुरंत बढ़ गई। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी मैक्सिमम हो जाती है कि ये इस बीज के बॉल से क्या कर जाता है, स्ट्राइक कर जाता है और पार्टिकल वहीं पर ही कोलैप्स कर गया, वहीं पर पार्टिकल का कोलिजन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन की मदद से एकदम से एक्सेलरेट नहीं कर पाते। इसलिए हमने यहाँ पे एक बात बोली थी कि ओनली हैवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन कैन बी एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन।